नमस्कार। कार्यक्रम कला संगम के साथ मैं प्रतिमा शर्मा आप सभी दर्शकों का, सभी साहित्य प्रेमियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कला, संस्कृति, भाषा और संगीत, साहित्य मानव जीवन की बेहद सुंदर पहलू हैं, या कहें कि बेहद खूबसूरत पहलू हैं, जो हमें आपको एक दूसरे से जोड़ता है, करीब ले आता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि हृदय की कोई भाषा नहीं होती, हृदय हृदय को जोड़ता है। इसी तरह से कला, संस्कृति हमारी साहित्य की अभिव्यक्ति है। एक साहित्यकार जो देखता है, महसूस करता है, चिंतन करता है, फिर मंथन करता है और अपनी कलम से पन्नों पर उकेर देता है। आज हम आपको उन साहित्यकारों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें 2020 के लिए भारतीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए उन्हें सुशोभित किया है, सम्मानित किया है। तो आइए आपको लिए चलते हैं उन साहित्यकारों के पास। भारतीय कला, संस्कृति एवं साहित्य हमारी भारतीयता का आधार है। हमारा साहित्य, कला, हमारी भाषाएं, हमारी बोलियां अंतर मन के भाव को प्रकट करते हैं। ठीक इसी तरह एक साहित्यकार जब लिखता है तो मैं कौन हूँ का भाव समाप्त कर देता है। रह जाता है तो केवल बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। इसी क्रम में साहित्यकार, नाटककार, कवि डॉक्टर जेठो लालवाणी ने अपनी विषय वस्तु को चुना। आपकी लिखी तमाम पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सन 2020 के लिए आपके द्वारा रचित एकांकी नाटक जिहाद को भारतीय साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया है। नमस्कार, हमारे साथ हैं सिंधी भाषा के सशक्त कलमकार, साहित्यकार, कवि, नाटककार, उपन्यासकार, जो गुजरात से दिल्ली आए हुए हैं और इस बार सन 2020 में भारतीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने उनकी उत्कृष्ट रचना नाटक संग्रह एकाकी को सम्मान के लिए चुना है, उसे सुशोभित किया है। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हम उनसे रूबरू होकर उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आपका ये काव्य संग्रह है, जिसका आपने जिहाद पुस्तक का नाम रखा है और एकाकी काव्य संग्रह है, नाटक संग्रह है आपका, तो इसकी विषय वस्तु क्या है? एकांकी नाटक संग्रह का नाम जिहाद रखा। जिहाद के नाम रखने के पीछे एक बहुत बड़ा मेरा आशय था, क्योंकि जिहाद का अर्थ होता है शांति, जिहाद का अर्थ होता है एकता, विश्व भाईचारा, सर्वधर्म संभावना। मगर आजकल जो देखा गया है कि जिहाद के नाम पे जो आतंक फैलाया जा रहा है, कठिनाइयाँ हो रही हैं, बम विस्फोट हो रहे हैं, तो जिहाद को समझाने के लिए कि जिहाद क्या है, उसको समझाने के लिए मैंने इस एकांकी को चुना है। और जो ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाईचारा जो है, विश्व धर्म समुदाय जो है, जो हमारे विश्व कुटुंब है, तो उसमें ऐसी बातें जो हैं वो इंसानियत को, धर्म को तोड़ती हैं और दोहरम पहचानती हैं। वैसे जिहाद नाटक में मेरी 9 एकांकियाँ हैं। 9 एकांकियों में एक तो नाटक मैंने आपको बताया जो आतंकवाद के विरुद्ध, जो आजकल पूरी दुनिया में चल रहा है, उसके विरुद्ध लिखा हुआ है कि उसको समझना चाहिए भाईचारे के लिए, और ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं हिंसक, उनको बंद करना चाहिए। और दूसरे जो बाकी एकांकियाँ हैं उसमें 7 एकांकी जो हैं वो नारी सशक्तिकरण के ऊपर है। नारी के ऊपर क्या है कि ये कहा जाता है कि हम नारी की समानता की बातें तो करते हैं और उनको अधिकार भी दिया हुआ है, हमारे जो संविधान है उसमें भी उनकी बातें हैं, कानून भी बनाए गए हैं, मगर फिर भी देखा गया है कि अमल के अंदर उनका जो अमल है उनके ऊपर इतना नहीं हो रहा। जो अभी घरेलू हिंसा है, अत्याचार हो रहा है, लेन देन के नाम पे उनको आत्महत्या करने के लिए, जलाने के लिए मजबूर किया जाता है। निर्भया कांड जो आपने सुना, और वो उनका भी चल रहा है। और जो आजकल जो आधुनिक प्रॉब्लम्स जो आए हैं आजकल के लिव इन रिलेशन के अंतर्गत, उनके नारियों के ऊपर कौन कौन से अत्याचार हो रहे हैं, तो इन सब को जो नारी, जिसको हम पहले अबला बोलते थे, मगर नारी आज सबला है और उनको पूरा अधिकार भी मिला हुआ है और वो सजाग भी है। मगर ऐसे भी बहुत सी सोसाइटी हैं, कबीले हैं जहाँ उनको पूरा मान सम्मान नहीं दिया जाता। तो उनके आधुनिक, जदीद आधुनिक विषयों को लेकर मैंने अलग अलग से एकांकियों की रचना। और जेठालाल जी,
नारी विषय को लेकर एक बहुत विस्तृत विषय है। हाँ। इसमें बहुत काम भी हो रहा है और आपने जिस तरीके से बताया कि आपकी जो रचनाएं हैं वो नारी विमर्श रचनाएं हाँ। हैं, तो आपकी जो रचना है तो आपने नारियों की जिस तरीके से उसमें वर्णन किया है, उनके भाव को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है। किस तरीके से आप उन चीज़ों को समझ पाए? नारी को ऐसा समझने के बाद प्रयत्न कर रहा हूँ कि घर में बहू के रूप में है, बहू का जो सम्मान मान होना चाहिए वो कम हो रहा है। बिटिया के रूप में, बिटिया को तो हम न्याणी बोलते हैं, लक्ष्मी का रूप बोलते हैं, सरस्वती का रूप बोलते हैं, देविका बोलते हैं, अम्बे माता का रूप बोलते हैं। जब उनको हम नारियों को हम बोलते हैं और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का हम नारा देते हैं, नारा भी दे रहे हैं, तो और फिर भी क्या हो रहा है कि गर्भ में ही भ्रूण हत्या की जा रही है। जो औरत खुद नहीं चाहती, उसकी जो ममता है, माँ की ममता है, वो नहीं चाहती, मगर सोशल सामाजिक घरू माहौल के हिसाब से उनको लाचार किया जाता है, वो बिटिया को गिराया जाता है, उनको भ्रूण हत्या की जाती है। तो ये जो पीड़ा है, जब एक औरत की भ्रूण हत्या होती है बच्चे की, तो उसकी ममता में उसके ऊपर क्या भाव गुजरते हैं। तो वो जो पीड़ा है, उस पीड़ा को कोई समझने के लिए तैयार नहीं, तो उसको पीड़ा को हमने उसको इसमें नाटकों में चित्रित करने का किया है। और दूसरा है कि जब लेन देन के बाद पे दहेज की बातें होती हैं, तो उसको दहेज पे पहले तो मजबूर किया जाता है, फिर जब उसको घर के जो स्वार्थी लोग हैं, जो लालची हैं, जब वो उसको मिलके और जलाने का प्रयत्न करते हैं, तो उस समय उसके अंदर, उस नारी के अंदर जो विद्रोह पैदा होता है, छटपटाहट पैदा होती है, पीड़ा पैदा होती है, वो आप समझ सकते हैं। तो मैंने उसको इसमें अलग अलग नाटकों में चित्रित करने का प्रयत्न किया है। तो जेठोलाल जी, कितनी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं अभी मैं बताऊं तो सिंधी, हिंदी, गुजराती में मेरी 80 जितनी पुस्तकें 80 हो चुकी हैं। तो आप सिंधी के अलावा हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी मैं लिखता हूँ। अच्छा। और मेरा जो मुख्य विषय है वो नाटक ही है। अच्छा। क्योंकि मैं खुद तो नाटक और कौन कौन से अभी आपके जो हाँ, अभी देखो एक मेरा नाटक है आत्महत्या के ऊपर। आत्महत्या के ऊपर क्या है कि जो यंग जनरेशन है, जब परीक्षा में फेल हो जाते हैं, शिक्षा में एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, तो वो नर्वस होके जाके अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। तो उनको बोध दिया हुआ है कि ये जो जीवन है वो इसी के लिए नहीं है, असफलता एक बार होती है, उसके पीछे को जीवन ख़त्म हो जाए वो अच्छा नहीं है, और आत्महत्या एक जो है वो महापाप है, जीवन अनमोल है। तो वो उसमें हमने उसको दिया हुआ है। इसके साथ साथ आपने जो सिंधी लोकगीतों की रचना की और सिंधी भाषा में PhD किया है, उसके बारे में भी हमें बताइए। अभी मैं आपको बताऊं कि लोक साहित्य है, प्रत्येक भाषा की, प्रत्येक कम्युनिटी की, प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी होती है लोक संस्कृति। जी, जी, जी। और लोक संस्कृति इतना बड़ा विशाल सब्जेक्ट है, विषय है, और उसको अपनाना, और आज के आधुनिक युग में जब हम शहरीकरण में रहते हैं, तो वो जो लोक संस्कृति है, लोक परंपराएं हैं, लोक खाद्य हैं, पहरवेश है, रीति रिवाज हैं, वो हमारे लुप्त होते जा रहे हैं। और जो गीत हैं, लोकगीत, वो किसी एक व्यक्ति की तो रचना होती नहीं, वो सामाजिक रचना है, सामाजिक है, समुदाय की है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है और कलात्मक है, और उसके साथ अपने संस्कार भी जुड़े हुए हैं, और अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी परंपरा है, जितना भी होता है, उनके लोकगीत उसमें सब आ जाते हैं। मृत्यु के बाद भी अगर जब हम श्राद्ध करते हैं, मृत्यु के बाद के भी जो गीत होते हैं उसमें आते हैं। तो मैंने एक बनी इलाका है गुजरात का, कच्छ के अंदर एक बनी एरिया है। बनी का मतलब ये खेती नहीं होता, वो एक 40 गाँव का एक समूह है। वहाँ आदि सिंधी लोग, अच्छा। जो आज से 300-400 वर्ष पहले आए, धर्म परिवर्तन करके आए, 400 वर्ष रहते हैं। तो वो आज आपने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिंधी भाषा जो शहरों के अंदर है, उसके ऊपर भारतीय भाषाओं का तो प्रभाव पड़ ही रहा है, और एक शिक्षा में भी कम आ रही है। और जो शहर हैं, वहाँ जो लोक परंपराएं हैं, लोक संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, वो थोड़े
कम होते जा रहे हैं आधुनिकीकरण के हिसाब से। मगर वो जो बनी इलाका है वहाँ आज भी सिंधी भाषा, संस्कृति, लोकगीत, संस्कार सब जैसे पहले के होते हैं गांव में होते हैं। और आप तो ये जानती हैं तो जो लोकगीत पनपते हैं, लोक भाषा पनपती है, वो गांव उनको बढ़ावा देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और वो शहर वाले हैं वो उनको इतना डेवलप नहीं कर में मान्यता नहीं तो मिलता। सिंधी भाषा पर अभी बहुत काम चल रहा है और आप जैसे साहित्यकार उसको काम तो आगे बहुत बढ़ा हो रहे रहा है। हैं। जो भारतीय भाषाओं के जितने भी जो भी लाभ हैं जी वो सिंधी भाषा को मिलते हैं। जी। तो जेठोलाल वानी जी, हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जैसे साहित्यकार हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही साहित्य हम सबको देते रहेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपका धन्यवाद है। बनारस का नाम आते ही मन में घुलने लगती है मिठास, वहाँ की कला संस्कृति की। एक साहित्यकार जिसने पढ़ाई की विज्ञान विषयों में लेकिन कलम चलाई साहित्य और कविताओं में। जी हाँ, बनारस डायरी काव्य संग्रह की रचना करने वाले डॉक्टर हरीश मीनाश्रू को इस वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी ने उनके काव्य संग्रह बनारस डायरी को सम्मानित किया है। हमारे साथ हैं गुजराती भाषा के साहित्यकार, कवि, लेखक आदरणीय हरीश मीनाश्रू, जिनकी सशक्त रचना, उत्कृष्ट रचना काव्य संग्रह बनारस डायरी को सन 2020 के लिए भारतीय साहित्य अकादमी ने सुशोभित किया है सम्मान के साथ। और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हैं और हम उनसे रूबरू होकर बातचीत कर रहे हैं। मीनाश्रू जी, बहुत बहुत आपका सबसे पहले तो मैं आभार करूंगी कि इतने बहुमूल्य समय आपने हमारे दूरदर्शन की टीम के लिए दिया, और ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी कि आपकी रचना को साहित्य अकादमी ने चुना है सम्मान के लिए। धन्यवाद। तो जैसे कि आपकी रचना है बनारस डायरी जी, जिसका नाम सुनते ही जहन में पवित्र गंगा, मंदिर में बजती घंटियाँ और वो एक अध्यात्म का आलम जहन में आ जाता है। तो क्या आपकी बनारस डायरी में यही विषय वस्तु है जो अध्यात्म से रिलेट करती है? देखो, बनारस डायरी में आपने जो बात कही वो तो है ही मोटे तौर पे, और उनमें बहुत सारी और रचनाएं भी हैं। ये एक बड़ा सा गुच्छ है 18 कविताओं का। और जो आपने बताया कि अध्यात्म की बात आती है, गंगा का ख्याल आएगा, वो घाट की आरतियाँ वगैरह का ख्याल आएगा, तो ये सब तो है ही एक लैंडस्केप के तौर पर। मगर साथ साथ आप एक बात भूल रही है कि बनारस से एक शख्सियत भी जुड़ी हुई है, वो जो अंतर की बात लेके आई, कबीर। तो कबीर भी है, तुलसी भी है। और बनारस अब आज जो बनारस हमारे सामने है लैंडस्केप के तौर पर और इनस्केप के तौर पर कबीर है। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ जक्सटापोज होती है, एक इंटरवोवन है, एक दूसरे के साथ गूंथी हुई है, एक दूसरे से टेंशन करती है, और थोड़ा सा अपने हिसाब से विडंबन भी होता रहता है कबीर की शैली में अगर बात करें तो। और इस तरह से कविताएं आगे चलती हैं, और ये पूरी गद्य कविताएं हैं जी। और उसमें कभी कभार वो एक आध गीत भी आ जाता है, कहीं कुछ लयान्वित सा भी आ जाता है, कहीं कुछ गज़ल सा भी आ जाता है। हरीश जी, हम चाहेंगे कि आप अपनी कोई कविता हमें सुनाएं, हमसे शेयर करें। जी, गंगा की बात है तो गंगा की एक छोटी सी गीत रचना है। साधो कहाँ ढूंढना गंगा, प्रहर प्रहर ते पान नु बीड़ू, क्षण क्षण ते शहनाई, मिश्र ख्याल ध्रुव पद अरु टप्पा, बीच बीच माँ गिरिजा देवी, ठुमरी देत सुनाई, ईश्वर नु जे करे आचमन, पावे पूरब अंगा, साधो कहाँ ढूंढना गंगा। डाबे वर्णा ऋण भरेली, जमणे वहती असी, संग चली तो भई नगरिया, बीच बीच माँ कथरोटे या कौन सी नदिया बसी, ए जड़नू जो करो आचमन, तो होगा मन चंगा, अब नहाना क्या धोना, हरदम ओस के बीच अड़ंगा, साधो काहे ढूंढना गंगा, साधो काहे ढूंढना गंगा। देखो, शुरुआत कैसे होती है, साधु कहाँ ढूंढना गंगा, यानी हम ढूंढ रहे हैं मगर कहाँ ढूंढेंगे, ये बात है। जी। और जब रचना के अंत में जब हम आते हैं तब तक हमको पता चल जाता है कि गंगा को कहीं और पे ढूंढना नहीं है, हमारे मन और में काहे ढूंढना गंगा,
अब नहाना क्या धोना, अब नहाने की ज़रूरत भी क्या है, धोने की भी ज़रूरत क्या है, ओस के बीच अड़ंगा हो गए, यानी आप ये जो ओस बोलते हैं कितनी निर्मल होती है, सुबह सुबह में गिरती है, तो उसके बीच ही अगर आपका स्थान होगा, यानी अगर आप अंतर में चले गए तो फिर आपको ये बाहर वाला जो ये ढंग करना पड़ता है, ये जो बहिर्मुख क्रियाएं विधि विधान आदि करना पड़ता है, तो यही बात जो मतलब मेन जो जी। मूल रूप है आपका उसका ये है कि इंसान को अपने मन में पहले झांकना होगा, मन पहले से जुड़ना अंतर में होगा, झांकना होगा, अंतर में जो झुकना कुछ है वो होगा। अंतर में है। जी, अब जी। देखो, हम लोग बोलते हैं कि ये बड़ा अंतरिक्ष है, बराबर है। जी, ये शब्द कैसे बना है? हम्म, अंतर और इक्षणा, इक्षणा यानी देखना। देखना। ये अंतरिक्ष बाहर में देखने की चीज है ही नहीं, अंतरिक्ष मानी अंतर में देखना, अंतर में ही मिलेगा। तो ये बात है जो संतों बहुत ही खूबसूरत। संतों ने कबीर साहब से लेके जितने भी ये संत परंपरा में हमारे यहाँ जितने संत हुए, उन्होंने एक ही बात कही है कि जो कुछ भी आप पाओगे अपने भीतर पाओगे, बाहर कुछ ढूंढना नहीं है। तो ये तो सेंट्रल आइडिया जैसा था, इसी वजह से मैंने तो यही आपकी विषय वस्तु ये, है और जी। बहुत ही सुंदर बात है कि साहित्य अकेडमी में उत्कृष्ट रचना के रूप में उसको चुना गया है। जी। तो हरीश जी, आपके जो लिखने की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, और हम आपके बारे में ये भी जानना चाहेंगे कि आप पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा? जब मैं बीएससी के साल में था तब शुरू हुआ। जब मैं 5वीं या 6ठी कक्षा में, मुझे बराबर याद नहीं है, तब क्या हुआ कि वो जो नोटिस बोर्ड पे, आपको पता होगा कि जब हम बच्चे होते हैं पढ़ते हैं स्कूल में, तो नोटिस बोर्ड पे वो लोग हमसे मांगते हैं कि कुछ अपना लिख के ले आओ, तो हम कुछ दे देते हैं, कोई पैराग्राफ या कुछ भी चीज़ या कुछ चित्र निकाल के ले रहे। तो मैंने एक छोटी सी कविता, और कविता में मेरे ही नाम का जो प्रथम अक्षर होता है, वो कविता की प्रत्येक पंक्ति में भी प्रथम अक्षर, ये अमरता की बात है ना। हाँ, सब से लोगों लिखा को आपने। अपने अच्छा। को अमर करने की चाह होती है। हाँ, हाँ। तो हमने भी हमारे नाम के पीछे खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, तो हमने भी बच्चे थे तब भी सर पटका था। तो हमारे जो गुजराती के शिक्षक, अध्यापक, टीचर, वो बड़े भले थे। वो हमें खोजते खोजते चित्रकला के क्लास में, तब हम बैठे थे, तो वहाँ आ गए, अरे भाई कौन है? तो मैंने बोला कि भाई मैं हूँ, हमारी क्या गलती हो गई? नहीं, ये तूने लिखा है, पक्का? मैंने बोला पक्का। तो वो तो खुश हुए थे, वो विद्यार्थी वत्सल थे, और उनको पता चल गया कि ये 5 साल की उम्र में ऐसा लिखा है तो कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन बोला कि मैं तुझे एक सब्जेक्ट देता हूँ और मुझे उस सब्जेक्ट पे कविता करके तुम मुझे दो। तो कुछ सब्जेक्ट दिया, तो मैंने दूसरे ही दिन पेशे खिदमत कर दी वो कविता उनको। क्या बात। और इस तरह से समझ लो कि जो चित्रकला की देवी होगी, उसने मेरा हस्तांतर वो कविता की देवी को कर दिया उस दिन। और वो जो हमारे टीचर थे, आज तो यहाँ नहीं रहे। तो कितनी पुस्तक आपकी प्रकाशित हो चुके हैं अब तक हरीश जी? ये पुस्तक, अगर पुस्तक की कविता की काव्य पुस्तकों संग्रह। की बात करते हैं जी। तो ये 10वां काव्य संग्रह है मेरा। तो जो आपने बनारस डायरी जी। लिखी है, जी। तो क्या बनारस जाकर आपने उन स्थितियों को परखा, देखा, नहीं, समझा? बनारस से हमारा एक अंतर का संबंध है। बनारस डायरी जो पूरे की पूरी है, उसमें मेरा कबीर से संवाद भी है। कबीर से एक कबीर जवाब देते हैं अपने हिसाब से, अपनी सदुक्कड़ी जैसी बोली में, और हम कुछ पूछते रहते हैं, हमारे संशय होते हैं। बहुत सारे हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जी। सुन रहे हैं, कितने बड़े साहित्यकार जिनकी रचना को इतनी उत्कृष्ट सम्मान मिला। हाँ, ये तो सफ़ेद हो गए तो बड़े तो हो ही गए। कहते हैं ना कि एक साहित्यकार या लेखक बनने के लिए कुछ अंदर से कुछ ऐसी जागृति होती है, या कौन सी ऐसी हवा चलती है कि हम कुछ अच्छा लिखें? क्या गुण होने चाहिए ऐसे? मैं क्या बताऊं आपको कि देखो, आप जिस जागृति की बात करते हैं कि मुझे लेखक बनना है, मुझे चित्रकार बनना है, मुझे संगीत, ये कुछ इनबिल्ट सा होता है। देखो 5 साल या 15 साल के 12 साल के बच्चे में ये चीज़ अंदर दबी हुई होती है उसकी, वो जैसे जेनेटिक हो या जो कुछ भी हो, या प्राक्तन संस्कार हो उसके पुराने, उसकी वजह से जो और लोग नहीं कर पाते हैं, बच्चा सब नहीं समझ कर लो, पाते, तो बिल्कुल। वो बच्चा कर पाएगा। जी 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 जी। कि भी बड़े, अभी हम देखते हैं कि बड़े अच्छे से लोग गाते हैं, हम भी चकित रह जाते हैं कि भाई ये तो ये इतनी सारी मुर्गियाँ वो ले रहा है, तो किस तरह से लेता आवाज़ है, का कुछ अलग ही उसका अंदाज होता है। ये सब चीज़ें वो ऊपर से लेके आता है। जी जी। और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से मेरा ये नहीं हो पाया, मैं अच्छा लेखक, ऐसा कुछ नहीं होता है। हरीश मीनाश्रू जी,
जी। आपका ढेर सारा हम आभार व्यक्त करेंगे कि आपने इतना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ अपने विचार साझा किए। आपकी बनारस डायरी हर जी। व्यक्ति पढ़ेगा, हम भी पढ़ेंगे। जरूर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, सारे दर्शकों को कि मेरा नमस्कार। भारतीय साहित्य अकादमी सम्मान 2020 के लिए संस्कृत भाषा के सशक्त कलमकार पंजाब के पटियाला शहर से दिल्ली आए, जिन्होंने अपनी कलम से काव्य संग्रह, नारी प्रधान उपन्यासों की रचना की और फिर समाज की विसंगतियों को बखूबी उकेरा है अपने उपन्यासों में। संस्कृत भाषा में उनका लिखा उपन्यास वैशाली को 2020 के लिए साहित्य अकादमी ने सम्मान से अलंकृत किया है। हमारे साथ हैं संस्कृत भाषा के साहित्यकार, उपन्यासकार, कवि आदरणीय महेश चंद्र शर्मा गौतम जी। संस्कृत हमारी देवों की भाषा है, प्राचीनतम भाषा है, वैदिक भाषा है और आज के दौर में संस्कृत में लिखना या कहें कि उपन्यास की रचना कर देना, महाकाव्य लिख देना अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन सन 2020 के लिए भारतीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने श्री महेश चंद्र शर्मा जी के उपन्यास वैशाली को उत्कृष्ट रचना के रूप में सुशोभित किया है और हमारा सौभाग्य है कि महेश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनसे रूबरू होने का हम एक मौका पा रहे हैं, सौभाग्य पा रहे हैं। तो महेश चंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने जो अपना ये उपन्यास लिखा है वैशाली, जिसको भारतीय साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया है, इसकी विषय वस्तु क्या है? मेरे वैशाली उपन्यास सहित सभी उपन्यासों की विषय वस्तु वर्तमान समाज से जुड़ी हुई है। अच्छा। आज नारी बहुत प्रगति कर रही है, बहुत ऊंचे जा रही है। पुरुष नारी का आगे बढ़ना पसंद करता है और वह ऐसी जीवन संगिनी चाहता है जो खूब तरक्की करे। लेकिन मुश्किल वहाँ खड़ी होती है जब तरक्की करते करते नारी आगे निकल जाती है और पुरुष पीछे रह जाता है। जी। वहाँ उसके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है। पुरुष में एक प्रवृत्ति होती है, वो सब कुछ चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि नारी उससे पीछे रहे। अब ये जो सोच है, ये सारी समस्याओं की जड़ है। और वैशाली उपन्यास में मैंने मुख्य रूप से इसी समस्या को लिया है। तो जो आपने संस्कृत भाषा में लिखने का जो मन बनाया, या ये कहूँ कि बचपन में जो आपकी शुरुआत हुई शिक्षा की, सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव रहा? आपके घर का कैसा वातावरण रहा? मेरे घर का वातावरण ऐसा था कि मेरे पिताजी मुझे खुद पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते थे। उनका ये ख्याल था कि विद्यालय में अगर जाएगा तो ये उतना नहीं पढ़ सकेगा जितना मैं इसको पढ़ाऊंगा। अच्छा। इसलिए वो खुद ही मुझे 4 बजे सुबह उठा देते थे। अच्छा। और खुद भी बैठ जाते थे पढ़ाने, और तकरीबन 11-12 बजे तक ये क्रम हमारा पढ़ाने का, पढ़ने का चलता था। सैर करने जाते तब भी मुझे साथ लेके जाते और किताब उनके हाथ में होती थी और पूछते मेरे से थे बिना किताब के, ये नहीं पता कहाँ से पूछ लें। गलती उनको बर्दाश्त नहीं थी। तो कहने का मतलब ये कि जो शुरुआत हुई, जो पहले गुरु वो आपके पिताजी मेरे थे। पिताजी हैं सब। और संस्कृत का ज्ञान भी उन्हीं से प्राप्त हुआ आपको? संस्कृत का ज्ञान उनसे इस दृष्टि से प्राप्त हुआ कि संस्कृत का व्याकरण मुख्य रूप से उन्होंने मुझे पढ़ाया। और व्याकरण जो है वो संस्कृत की जड़ है। सबसे ज़्यादा जो आपका प्रभाव रहा, जैसा कि आपने बताया, पिताजी का रहा, और फिर आपके दादाजी भी आपने मेरे जिक्र दादाजी किया था। ने जमीन पर राख बिछाकर जी। मुझे अक्षर ज्ञान कराया था। उस जमाने की ये परंपरा ऐसी जमाने की थी। परंपरा। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैंने कभी फट्टी नहीं लिखी और स्लेट का भी इस्तेमाल नहीं किया। वो ज़मीन पे राख बिछा के ही मुझे पढ़ाते थे और अक्षर ज्ञान मेरा वहीं से हुआ। तो महेश जी, कितनी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं अब तक?
मेरी 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 19वीं पुस्तक मेरी प्रकाशनाधीन है। और ज़्यादातर आपने उपन्यास ही लिखे हैं, हाँ, तो उसकी विषय वस्तु क्या रहती है आपके उपन्यासों की? ज़्यादा मैंने आपको बताया कि मैं वर्तमान जीवन से जुड़ी बातें लिखता हूँ। अच्छा। आज के युग में, क्या किसी भी युग में, ज़्यादा समस्याएं नारी को लेकर ही होती हैं, चाहे वो पिता के घर में हो, चाहे वो पति के घर में हो, चाहे वो समाज के किसी भी हिस्से में हो, चाहे वो युवा वर्ग की क्यों चाहे ना हो, युवा वर्ग या की हो। पर्यावरण हाँ की जी, समस्या है, हाँ बहुत जी। सी समस्याएं हैं ऐसी। तो मैंने नारी के जीवन के बहुत सारे पक्षों को लिया है। तो महेश जी, जिस तरीके से एक कवि, साहित्यकार या उपन्यासकार जब अपनी कलम चलाता है और ऐसे घटनाओं को, ऐसी नारी विमर्श रचनाएं रचता है, कहीं ना कहीं उसके मन में, हृदय में बहुत कुछ वो उन गहराइयों में उतरता होगा। पहले आपने इस तरीके की रचनाएं कैसे रच दी? सच बात ये है कि जब मैं उपन्यास लिखता हूँ उस समय मैं भूल जाता हूँ कि मैं लेखक हूँ या मैं महेश गौतम हूँ। जिस पात्र के डायलॉग लिखे जा रहे होते हैं उस समय ऐसा लगता है जैसे कि वो पात्र मैं हूँ। महेश जी, आपने बताया कि आपके पुरस्कारों की जो लिस्ट है वो भी काफ़ी बड़ी है। मुझे एक तो देखिए, आप साहित्य अकादमी पुरस्कार वो तो है ही, के बहुत तो बड़ा आप बात सम्मान जान- है ये जी। मुझे पंजाब सरकार ने जी, शिरोमणि साहित्यकार पुरस्कार भी दिया था। अच्छा। वो 2.5 लाख रुपए का अच्छा। पुरस्कार था। और मेरी 2 पुस्तकों को बेस्ट बुक अवार्ड मिला पंजाब सरकार की ओर से, अच्छा। 21 हज़ार रुपए का। जिक्र हो रहा है उनके सम्मान का, तो आपने गुरु गोविंद जी की जीवनी पर भी कुछ कार्य किया? डॉक्टर शिव प्रसाद भारद्वाज ने जी। एक खंड काव्य लिखा था, सिंहनाद है। अच्छा। बहुत ही उच्च कोटि का खंड काव्य है, बहुत बढ़िया पद्यों में है वो, लेकिन वो एक तो अप्रकाशित था अच्छा। और एक समझने में कठिन था। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि इसको प्रकाशित करवा दो। वो कहते भी जो प्रकाशित करता है आप उसको दे दो। फिर मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दिखाया। उन्होंने कहा कि हम इसको प्रकाशित करेंगे, आप इसकी व्याख्या कर दो। जी। तो फिर मैंने उसकी हिंदी में व्याख्या की और पंजाबी में व्याख्या की, अच्छा। और वो सिंहनाद है पंजाबी यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित करवा दिया। महेश जी, आपके जीवन में बहुत से लोग आए गए होंगे, मित्रों का प्रभाव रहा होगा, पिता का तो आपने बता ही दिया। आपके जीवन में जो जीवन संगनी का जो प्रभाव रहा, क्या उसके बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे हमसे? सच बात ये है कि मेरा जितना भी साहित्यिक योगदान है जी। उसमें मेरी जीवन संगिनी की प्रेरणा मुख्य रूप से प्रेरक तत्व रही है। अगर उसकी प्रेरणा ना होती, उसका साथ ना होता, तो शायद मैं ये कुछ भी ना कर पाता। और इतनी नारी विमर्श जो बातें आपने कहीं, कहीं ना कहीं उनका भी प्रभाव रहा होगा। एक और कि संस्कृत में लिखने के लिए मुझे प्रोफेसर देवदत्त भट्टी ने प्रेरित किया था। अच्छा। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। तो महेश जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप ऐसे ही उपन्यास हमारे पूरे भारत को, क्या पूरे विश्व को देते रहेंगे। इतना सुंदर आप लिखते हैं और संस्कृत भाषा में। आज के दौर में संस्कृत भाषा में लिखना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो महेश जी, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि संस्कृत भाषा को लेकर जो मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा है, देववाणी है, हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी संस्कृति। आप उस पर इतना बड़ा काम कर रहे हैं और साहित्य अकेडमी ने, भारतीय साहित्य अकेडमी ने आपको चुना है उन उपन्यासकारों में जिनकी रचनाएं उत्कृष्ट होती हैं। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई कि सन 2020 में आपके उपन्यास को सम्मानित किया जा रहा है और आपने हमें इतना बहुमूल्य वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। कविवर मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि न केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें सही उपदेश का भी
मर्म होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है। कला कोई भी हो, समर्पण मांगती है, त्याग मांगती है और अनुराग मांगती है। साहित्य ऐसी एक विधा है जिसमें हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, ये राष्ट्रीय रूप से हो। ये ऐसी अभिव्यक्ति है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ देती है और कला संस्कृति का एक निखरा हुआ रूप हमें दिखाती है। कला संगम के अगले अंक में एक और कलात्मक रंग से आपकी हम मुलाकात करवाएंगे और साझा करेंगे एक दूसरे के विचारों को। तब तक के लिए कला संगम की पूरी टीम और मुझे प्रतिमा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।